नमस्कार दोस्तों, आकृति अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को बनाने के पीछे हमारा मकसद जो था और जो आगे चलकर हमारा मोटिव जिस पर हम लोग फोकस करके काम करेंगे, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से लेकर यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स जो भी सामान्य अध्ययन बेस्ड पर हैं, हम उनको कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के तौर पर हम अपनी बात अपने सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनसे जहाँ से सामान्य सवाल गलत होते हैं, अक्सर कर हमने देखा है कि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल हैं। डेटा तो आपके पास है, सवाल हल करते समय आपसे छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ ना हों, उन गलतियों को आप उनसे बचकर आप अच्छे नंबर पाएँ। और यूपी पीईटी जैसी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे, हम और हमारी टीम हम आपके लिए प्रयास करेगी कि हम बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट उपलब्ध कराएं, ताकि यूपी पीईटी परीक्षा देते समय आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो। तो दोस्तों, आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल से आप लोगों को परिचित कराने की कोशिश करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग भारत का परिचय करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी भूगोल की शुरुआत होती है, तो भूगोल की शुरुआत में हम लोग पहली चीज़ देखते हैं कि हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो दो तरीके हैं आपके पास मैप को जानने के लिए। पहला तरीका है कि आप परीक्षा के लिहाज से मैप बनाना सीखें, जो सबसे बेस्ट तरीका है कि परीक्षा में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, उसके बारे में आप जानें, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग आप मैप बनाना सीख लें। दूसरा है कि आप ओरिएंट, ब्लैक स्वॉन या ऑक्सफोर्ड जैसे कुछ प्रकाशन हैं, इनकी सहायता से मैप के बारे में जानने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो हम लोग भारत के परिचय के लिए आज भारत का मैप बनाना सीखेंगे। तो जिन लोगों को बनाना नहीं आता है, जो मैप अभी तक बना नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि मैप बहुत अलग चीज़ है या बना नहीं सकते, असंभव है, ऐसी कुछ सोच है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि आपको मैप बनाना है। जैसे A4 साइज़ पेपर पर आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बिठा लेना है कि हमको पेपर को 4 अलग अलग भागों में ऐसे बांटना है कि चारों हिस्से बराबर रहें। ये एक तरह का आपका दिशा आपको बताएगा कि आप किस तरह से मैप का आकार ना खराब हो, आप उसकी स्थिति में बने रहें। अब हम लोग जो पहली चीज़ है, इस तरह से पेपर बांट लेते हैं। पेपर बांटने के बाद यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक ऐसे लाना है, आपको ऐसे लेके जाना है। ये दूसरी लाइन आपको फिर यहीं से ड्रॉ करनी है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इसके बीच में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गैप कर देंगे फिर आपको समस्या होगी। इस तरह से यहाँ तक लाना है। इसके बाद ये आपको कटा छटा टेढ़ा, यहाँ पे लाइन सीधी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा उनको लगता है कि ये लाइन तिरछी हो गई तो कहीं धोखे से आपदा न फट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इतना मैप आधा मैप आपको इस तरह से दिखने लगेगा। अब फिर हम वापस आ जाएं जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। इसको आप पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पर आपको टर्न करना है, इसे पॉइंट बी कर लेते हैं। तो पॉइंट ए पर फिर से आ जाते हैं। पॉइंट ए पर हम इस तरह से बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का एक भाग है, इसको ऐसे ले जाकर यहाँ तक लाएंगे। अब आपको लगने लगा होगा कि हम लोग कई सारे क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे करके फिर इसको इस तरह से बढ़ाएंगे। एक टर्न यहाँ पर भी है, तो इसे पॉइंट सी कर लीजिए। फिर टर्न यहाँ पर लेने के बाद आपको ऐसे जाना है और ये पॉइंट चाहे तो डी करें चाहे तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसे यहाँ तक ला सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से फिर बहुत महीन गैप लेने के बाद आप इस तरह से मैप को आगे बढ़ाइए। यहाँ से आप इस तरह से लाइन खींचते चले जाइए, इतना लाइए। इसके बाद आपको यहाँ से कोशिश करें कि ये जो जहाँ पर आपने पॉइंट इसको छोड़ा था, इससे बहुत ज़्यादा आगे ना जाए। अगर इससे ज़्यादा आगे जाता है तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि फिर आगे
मैप इस साइड का ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ ये जो 6 मेजर मैप है वो आपको थोड़ा सा ख़राब दिखेगा। यहाँ पर ऐसे करने के बाद इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे आने के बाद यहाँ, और इसको ऐसे लाने के बाद ये हमारा मैप है, जो भारत का मैप है। इस मैप को बनाने में बहुत ज़्यादा आपको अगर प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड का काम है। वैसे रुक रुक के हम लोगों ने बनाया, फिर भी 20 22 25 सेकंड में 30 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इस तरह से आप बनाने के बाद अब ये जो लाइन है ये पेंसिल से खींच, स्टार्टिंग में आपको खींचना है, बाद में फिर नहीं खींचनी पड़ेगी, और इसको हटा देते हैं हम लोग। और जब हम इसे हटाएंगे, हटाने के बाद अब हमारे पास जो काम बचा है, अब हमें जानना है कि भारत की जो सीमाएं हैं, बहुत कॉमन सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ किसके साथ सीमा साझा होती है, कौन कौन से भारत के पड़ोसी हैं, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, और किन किन चीज़ों पर हम को भारत के बारे में जानने की, किसी भी देश के बारे में भूगोल को पढ़ने के लिए किन चीज़ों पर। हाँ, तो यहाँ एक क्लियर भारत आपको दिखने लगा होगा। अब हम लोग अगर इसकी स्थिति देखें तो भारत की स्थिति क्या है, इसमें आपको क्या क्या देखना है। तो इसमें पहली चीज़ तो आपको देखनी है, जो मुख्य चीज़ है वो इसका अक्षांशीय विस्तार आपको देखना है। क्या देखना है आपको? अक्षांशीय विस्तार देखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या जाननी है इसके बारे में? दूसरा आपको जानना है इसका देशांतरीय विस्तार। तीसरी चीज़ जाननी है इसकी, तीसरी चीज़ आपको जाननी है इसके पड़ोसी राष्ट्र जिनसे ये सीमा साझा करता है, जो समीपस्थ राज्य हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है। चौथी चीज़ आपको इसके बारे में जाननी है तो इसके जो तटवर्ती राज्य हैं, क्या हैं? तटवर्ती राज्य। पांचवी चीज़ आपको जाननी है जो मुख्य है, इसके द्वीप। छठवीं चीज़ आपको जाननी है भारत के बारे में कि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 6वें नंबर पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, अधिकतम सवाल इससे आपको मिलेंगे। और ये हमने ये चीज़ देखी है पिछले पीईटी के एग्ज़ाम्स में, जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हम लोगों ने फोकस करके स्टडी किया है, मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, इन 6-7 बिंदुओं में 6 बिंदुओं में आपको अधिकतम भारत के परिचय से जुड़े सारे सवाल कवर हो जाते हैं, और लगभग इनसे सवाल आते हैं हर परीक्षा में। मोटी मोटी कुछ ना कुछ आप देखने को मिलेगा कि अलग अलग परीक्षाओं में आपको 6 सवाल देखने को 6 पॉइंट से अलग अलग सवाल देखने को मिलते हैं। अब हम लोग अगर देखें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके बाद जो 7वीं चीज़ आपको है उसमें कौन कौन सी रेखाएं भारत से गुजरती हैं, भारत से जुड़ती हैं या गुजरती हैं। 8वीं चीज़ इसका है मानक समय, जो स्टैंडर्ड टाइम इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो 6-7 पॉइंट हमारे हैं, हम इन पर फोकस करते हुए आज का ये परिचय का क्लास हम लोग करेंगे। और आपको इस पर फोकस करते हुए एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि ये जो क्लास है इसको अन्य चीज़ों से कंपेयर करते हुए आप अपनी सबसे अच्छी बुक, आपको अगर मेरी नज़र में है, जो अगर मुझे लगता है कि UPPET लेवल की परीक्षा को अगर आपको हल करना है तो सबसे अच्छी बुक जो है वो लूसेंट है, पर्याप्त है आपके लिए। बाकी अगर इससे बढ़िया और ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लूसेंट मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए फिर बहुत सारी किताबें हैं, कभी उस पर भी चर्चा होगी।
लेकिन फिलहाल आज आपको लूसेंट लेनी है प्राथमिकता के तौर पर, और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे हम बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको नोट नहीं किया उसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो ये 7-8 पॉइंट आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट से सारी चीज़ें क्लियर करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो आगे। ठीक है, चलो अब अगर भारत के बारे में हम लोगों ने पहली बात जो लिखी थी कि हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, हम लोग किससे कहाँ तक कितना विस्तृत है। तो जिन लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक समझ है, जिन लोगों को बेसिक समझ है वो इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, लेकिन जिनको इसकी समझ कम है या जिन लोगों को लगता है कि इसकी समझ थोड़ी सी मुझे नहीं है, परेशान ना हो, हम उसकी अलग से क्लास देंगे सामान्य भूगोल के अंतर्गत। और बेहतर से बेहतर अक्षांश देशांतर मानक समय रेखा प्रधान रेखाएं मुख्य रेखाएं जितनी भी हैं, आपको मैप संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको दिमाग में रटा देंगे। उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पर आज की क्लास में फोकस करना है। तो हम लोगों को अगर देखना है भारत का, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने से कितने डिग्री है। आप लोग अगर आप लोगों को याद हो, किसी को भी याद है जो भी क्लास देख रहे हैं, वो लोग अगर सही से याद कर पाएंगे तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट जो है वो टॉप पे है इसके। एक सेकंड यहाँ पे, सॉरी, इसको थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तीसरा पॉइंट तो हम इसको अगर इस वाले पॉइंट को ए लिखते हैं और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं बी, और इसको हम लोग लिखते हैं सी, और ये जो लास्ट का पॉइंट है वो ऑप्शन डी, ये डी पॉइंट है। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट हमारे पास हुए। अब अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो एक सामान्य सी बात यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, छोटी सी बात में आप समझने की कोशिश करो। देखो, अक्षांश जो होता है ना, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये आपकी पृथ्वी है, इस पर इस तरह की जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, जितनी भी रेखाएं इस पर खींची गई हैं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। हाँ, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब इनको कैसे निर्धारित करते हैं, तो अभी तक फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही समझिए कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ऊपर इसके मध्य वाली रेखा को आप 0 डिग्री मानते हो, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हो। क्या कहते हो? भूमध्य रेखा। और इसको आप बहुत सारे लोग इसको विषुवत रेखा भी पढ़ते हैं, तो इसे विषुवत रेखा भी पढ़ते हैं। सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको उत्तरी ध्रुव के बारे में जानते हैं, आप इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सबसे नीचे साउथ पोल है, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसको भी 90 डिग्री अक्षांश लिखा जाता है, इसको भी 90 डिग्री अक्षांश लिखा जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग आते हैं, तो जो ए पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, 2 हैं अक्षांश। तो भारत का जो पॉइंट ए है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। हाँ, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो ए पॉइंट पर लिखा हुआ है। दूसरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो ये डिग्री है 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका पॉइंट क्या है, इनका बेसिक पॉइंट क्या है। उसके बाद अभी हम लोग इनका नाम भी देखेंगे कि कौन से नाम से भारत में जाना जाता है। ए पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, बी पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, और सी पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला जो है आपका सबसे दक्षिण वाला है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको जो ए वाला है, जिसको आप 8 डिग्री 4 मिनट, इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ देशांतर मानते हैं। इसको हम लोग अगर इस पॉइंट के बारे में पर्टिकुलर इसका नाम क्या है, तो नाम इसका है केप कमोरिन। कौन सा नाम है? केप कमोरिन। इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं कन्याकुमारी अंतरीप। क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप। तो एक तो बात ये हुई कि ये आपसे पूछता है कि भारत का जो मुख्य भूमि है, इसको मेन लैंड के बारे में अभी लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग द्वीपों के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन मत होना कि हमने तो कई जगह पढ़ा है कि भाई वहाँ पर द्वीप जो है वो लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं। तो इस इंदिरा पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। अभी वहाँ पे हम लोग नहीं, अभी हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी बताएंगे कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है या भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना। ठीक है, इसको दो नामों से जानते हैं, पहला केप कमोरिन, दूसरा कन्याकुमारी अंतरिप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है सबसे उत्तर ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है उसको हम लोग जानते हैं इंदिरा कॉल। क्या जानते हैं भैया? इंदिरा कॉल के नाम से। ठीक है, इंदिरा कॉल पॉइंट है, इसको सबसे उत्तर में ये पाया जाता है भारत की मुख्य भूमि में। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट तक। तो ए पॉइंट हमारा ये हो गया कि 8 डिग्री 4 मिनट, और बी पॉइंट हमारा क्या हो गया? 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी सवाल अगर आपसे आता है तो ऑप्शन में हो सकता है कि ये सेम डिग्री लिख दे, सब कुछ सेम लिख दे, और वहाँ पर खेल क्या होगा कि 37 डिग्री 7 मिनट अक्षांश भी लिख सकते हैं, 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लिखना जरूरी है, उत्तरी अक्षांश होना जरूरी है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि 37 डिग्री 7, जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिख देते हैं वो कि 37 डिग्री 7 ठीक अक्षांश, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन ए में आता है, ऑप्शन बी आपका आता है 35 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, सी 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, और डी ऑप्शन इसका अब में देता है 36 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। तो इस तरह से इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नॉर्थ नहीं दिया है इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी है, बहुत महीन चीज़ें हैं और इनको बहुत ज़्यादा मतलब इन पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सतर्कता बरतनी है। और इन ऐसे जहाँ पर ऐसी गलती एग्जामिनर आपसे कराना चाहता है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि बहुत क्लोज पहले ही ऑप्शन ए में जो गलत आंसर होता है वो ऑप्शन ए में रखा जाता है, ताकि साइकोलॉजिकली आप पढ़ें, आपको लगे कि अरे ये तो बहुत हल्की चीज़ है, चलो, और 37 डिग्री 7 मिनट दिख गया, बस पट्टे से क्वेश्चन मारा और चलते हुए। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी चीज़ देखते हैं। तो एक तो चीज़ हमारे पास जो मिली हमें, तो इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार के बाद भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात हमें पता चली, क्योंकि उत्तरी अक्षांश का हम लोगों ने स्थिति देख ली है, उत्तरी अक्षांश को देख लिया है। अब भारत उत्तरी अक्षांश में होने के साथ साथ ठीक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट। अब मतलब अगर मोटी मोटी बात आपको समझनी है तो ये बात समझो कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उससे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर हैं, है ना, मोटा मोटा 8 डिग्री हम लोग ऊपर हैं, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है और हम कहाँ तक जाते हैं, 37 डिग्री तक जा रहे हैं। तो 8 से 37 आने में हम लोगों का जो अक्षांशीय विस्तार टोटल कितना हुआ। तो कभी अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भाई कितना है, तो 37 डिग्री से 8 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 29। हाँ, अगर इतना हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो
अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री, और पर इसका ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते चले जाएंगे, तो वैसे ही एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी है, जैसे जैसे भारत के दक्षिणतम बिंदु से उत्तर की ओर जाते हैं, अगर सामान्य भूगोल का नियम देखा जाए, क्योंकि विशेषता भारत की अपनी है, लेकिन सामान्य भूगोल के नियम से देखा जाए तो जैसे जैसे जीरो से आप ऊपर की ओर उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाते हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। तो हमारा जो 37 डिग्री 7 मिनट का पॉइंट है, ये सबसे कम टेम्परेचर वाला क्षेत्र होगा, और 8 डिग्री होगा जो यहाँ पूरे टोटल में इस हिसाब से यहाँ के तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी मालूम होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ से लेकर ये चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहाँ का तापमान थोड़ा सा स्थिर रहता है। तो यहाँ पर इतनी हम लोग इसके बेसिक जानकारी होने के बाद यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि उत्तरी पॉइंट जो बी है वो 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, और जो सबसे दक्षिण वाला है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे केप कमोरे या कन्याकुमारी अंतरीप के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं कि अब हमारा जो देशांतरी विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग आते हैं देशांतरी विस्तार। चलो ठीक है। हाँ, देशांतर के बारे में फिर हम लोग यहाँ पे एक बात समझने की मोटी मोटी जिन लोगों को पता है अक्षांश क्या होते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है वो परेशान ना हो। अभी तक हम लोगों ने अक्षांश देखा था, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी को बांटने के लिए, तो इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। इनको हम लोग किस रूप में जानते हैं? देशांतर रेखाएं, है ना। चलो ठीक है। तो ये जो देशांतरी रेखाएं, अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अब अगर देशांतर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में गुजरात के पास, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये ऐसे आता है, और इस पॉइंट पर को 67 डिग्री 6 मिनट, कुछ किताबें 67 डिग्री 7 मिनट भी लिखती हैं, कुछ किताबें 67 डिग्री 6 मिनट भी लिखती हैं। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 67 डिग्री 7 मिनट या 67 डिग्री 6 मिनट, वो थोड़ा सा कहीं पर एक द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है, वो उस विवाद को लेकर कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है, या कुछ चीज़ों में संशोधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को उतना बेसिक उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 67 डिग्री 6 मिनट है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा है पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 0 डिग्री इसके बीच में है, और 0 डिग्री जो आपको अगर जानकारी हो, याद हो, तो 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच नामक वेधशाला से गुजरती है, और हमारी जो स्थिति है वो इस रेखा के पूर्व में है। इसलिए 67 डिग्री 6 मिनट पूर्व में हम होने की वजह से हमारा जो अक्षांशीय विस्तार लिखा जाता है 67 डिग्री 6 मिनट पूर्व से है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस पॉइंट को नोट करने के बाद अब हम देखते हैं कि भारत का जो दूसरा अक्षांशीय विस्तार है, जिसको हम लोग सी पॉइंट कहते हैं, सी पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, और ये भी पूर्वी देशांतर ही कहा जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ये मत सोचे कि ये सब पूर्व है क्योंकि ये इस रेखा के इधर है और ये वाला पश्चिम, ऐसा नहीं होता है। जो देशांतर होता है वो किसी पर्टिकुलर गोलार्ध में ही होता है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 67 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा देशांतरी विस्तार है। चलो, तो देशांतरी विस्तार आपको समझ में आया। अच्छा, इन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, किन राज्यों में पड़ते हैं? अगर तो इसको देखा जाए तो इसको आंध्र प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, इसको अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित बिंदु, इसका नाम है किबुथु, इसको कहते हैं किबुथु। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और इस बिंदु को पूर्वी देशांतर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका नाम किबुथु है। और भारत में जब सूर्य की पहली किरण आती है, सूर्य की जो पहली किरण पहुंचती है, तो सबसे पहले इसी बिंदु पर पहुंचती है। तो ये सबसे कौन सा हुआ?
आपका सबसे पूर्वतम अगर कभी बिंदु आता है, सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब आते हैं सबसे पश्चिमतम या पश्चिम की ओर, तो ये है गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में, और इसको कहते हैं गौर माता। कौन सा? गौर माता। इस बिंदु को गौर माता के नाम से जानते हैं, और ये पड़ता कहाँ है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। तो अब हम लोगों को इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर देखा जाए तो इनके बीच का जो देशांतरी स्थिति है, अक्षांशों के यहाँ से यहाँ तक अक्षांशों की बात अगर करें तो इनके बीच का जो अंतर है वो मुख्यतः किस चीज़ को प्रभाव डालता है, तो वो मुख्यतः आपको इनके टेम्परेचर पर, यहाँ पर स्थित राज्य और यहाँ पर स्थित राज्य और यहाँ पर, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, चार राज्य अलग अलग, चार राज्यों के अलग अलग स्थान अगर ले लिए जाएं, उनमें एक ही सीधी रेखा में टेम्परेचर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस राज्य का, किस स्थित स्थान का होगा, सबसे कम टेम्परेचर किस स्थान का होगा। तो इस तरह के सवाल आपको यूपीपीएससी, यूपी SSSC की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो अक्षांशों पर अगर आपको पढ़ना है तो अक्षांशों की स्थिति में आपको एक तो ये बात है इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश पे, दूसरी बात अब हम लोग देखते हैं कि देशांतर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये जो इस दूरी है 97 डिग्री 25 मिनट से 67 डिग्री 7 मिनट या 67 डिग्री 6 मिनट के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, क्यों है, और इससे इसका हमारे भूगोल में क्या महत्व है। तो देखिए, चलो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर हमको 97 डिग्री से 67 घटाना पड़े तो हमारे पास कितना होगा, मतलब 30 देशांतर हमारे पास है। ठीक है, अगर 30 देशांतर हमारे पास दूरी, मतलब भारत का जो विस्तार है 29 देशांतर, 29 अक्षांश हम लोगों ने देखा था कि तो 29 अक्षांश की जो दूरी है वो भारत के उत्तर से दक्षिण से पूर्व उत्तर तक की दूरी है, और पूर्व से पश्चिम की दूरी है तो वो 30 देशांतरों की पाई जाती है। ठीक है, अब इन 30 देशांतरों को अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से, क्योंकि हमें आधा आधा बांटना है, क्योंकि इसके पीछे कोई रीज़न है, हाँ इसके पीछे एक रीज़न है कि आपको समय समझना है, क्योंकि भारत में जो टाइम जोन है, भारत की जो टाइम जोन है वो क्या है, कैसे है। अच्छा, एक आपने कभी कभी देखा होगा कि एक चीज़ लिखी होती है 82 सही 1/2 और ईस्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो टाइम लाइन है वो है। तो ये क्या है, कभी किसी को, जिन लोगों को आता है ठीक है, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग बताएं कि ये क्या है। तो कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। आप लोग लगातार लाइव बने हुए हैं जो लोग, वो अच्छी बात है। जिनको लाइव नहीं है, जिनको बाद में देखने को मिल रहा है, तो अपने आंसर और हमारे चैनल पर ज़रूर ड्रॉप करते रहिए, क्योंकि हमारी मेहनत आपके लिए है और आपके साथ है। तो हाँ, इसके बारे में बताइए आप लोग। तो ये क्या है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है हमारा, वो क्या है, तो इन 97 और 67 के बीच का जो अंतर है वो कितना था, 30 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है, 15। अब 97 में 15 माइनस कर दो तब भी 82 आएगा, और चाहे तो 67 में 15 जोड़ दो तब भी आपको 82 आएगा। तो मतलब एग्जैक्ट जो बंटवारा हमारा समय का है वो 82.5 से इस तरह से गुजरता है। इसको आप 82.5 मान सकते हैं, 82.5 डिग्री, और इसके साथ ईस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ईस्ट नहीं लिखेंगे तब तक टाइम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मिडिल पॉइंट है वो 82.5 है, और इस पॉइंट में ये गुजरती कहाँ, तो मिर्ज़ापुर कॉमा इलाहाबाद, और इलाहाबाद में अगर पर्टिकुलर जगह आपको चाहिए तो वो नैनी। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजरती है। कभी कभी मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन में होता है, तो कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, 82.5 डिग्री आपका टाइम जोन है। क्यों टाइम जोन ऐसा करना पड़ा, क्योंकि जब 97 डिग्री 25 मिनट और 67 डिग्री 6 मिनट के बीच की जो दूरी है वो 30 देशांतर है। और 30 देशांतर का मतलब आप एक मोटी चीज़ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश बता रहे हैं। तो देखो, अगर एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, इतना तो आपको बेसिक पता है, नहीं पता तो अगली क्लास में आपको मिलेगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आपको
समय होता है और हमारी कितनी टोटल है, तो 30 इंटू 4 कितना हुआ 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे। अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहे हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 AM है, तो गुजरात में उस समय क्या टाइम हुआ होगा, तो इसके ठीक 2 घंटे पीछे है, क्योंकि यहाँ पर तब 5 AM बज रहा होगा। तो ये जो समय का अंतराल था, हम लोग इस अंतराल को निपटाने के लिए हमने इसे बीच से बांटा, और बांटने के बाद हमारा समय जो है अब 1.5 घंटे, 1 घंटे इधर हो गया और 1 घंटे इधर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अक्षांश और देशांतर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद अगली जो चीज़ है, इसके पड़ोसी राज्य हैं, तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ कि अक्षांश और देशांतरी विस्तार हम लोगों ने कैसे जाना। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है पर्सनल, कि आज से आपको सारे वीडियो लगातार इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि लिखाने का पॉइंट ऑफ वन पॉइंट नोट कराने का कोई मतलब नहीं है। एक बुक अच्छी सी परचेज कर लीजिए लूसेंट, और उससे आप लोग अपना करते रहिए। मेरा जो पढ़ाने का नज़रिया होगा, जो मैं जिन टॉपिकों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उनको मैं इसी तरह से डिटेल्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है तो ऐसे बिंदुओं को आप मैप बनाकर मैप की क्लास में नोट करते ज़रूर चलिएगा। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अपना रिविज़न कर लेंगे। आपको भूगोल जीवन में या जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, भूगोल हो, संविधान हो, इतिहास हो, सभी सारे टॉपिक आपको जीवन में फिर दोबारा किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।